वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत तो कुछ है। दिन पहले हम लोगों ने ओशो से रिलेटेड वीडियो देखी थी जो कि पार्ट 1 था और आज हम लोग देखने जा रहे हैं पार्ट 2 जिसका टाइटल है व्हाई अमेरिका वाज अफ्रेड ऑफ ओशो पार्ट 2। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे लाइक के शेयर को फॉलो करें इनकी चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल के स्ट्रॉन्ग लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। And one of the darkest chapters in Oregon history. Osho. Jare Rajneesh. Bhagwan Sri Rajneesh arrest. I'm not higher than thou. I'm just one of you. 1981 तक आते आते ओशो को लेकर भारत में लगातार विवाद बढ़ते जा रहे थे। ओशो पर एक जानलेवा हमला भी हो चुका था और उनके पुणे आश्रम के बाहर प्रदर्शन हो चुके थे। ऊपर से टैक्स और फॉरेन करेंसी को लेकर भी ओशो आश्रम और इंडियन गवर्नमेंट के बीच विवाद चल रहा था। एक तरह से ओशो का भारत में रहना अब पूरी तरह से अनसेफ हो चुका था। ऊपर से पुणे आश्रम में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी और फॉलोअर्स के रहने के लिए जगह कम पड़ रही थी। इसलिए ओशो ने भारत छोड़ने और अमेरिका में बसने का प्लान बना लिया, क्योंकि अमेरिका थोड़ा ज्यादा सेफ था और वहां पर फ्रीडम ज्यादा थी और रहने के लिए बेहद सस्ती जगह मिल सकती थी। ओशो की शिष्या मां शीला आनंद ने अमेरिका के ओरेगन स्टेट की वास्को काउंटी में करीब 64,000 एकड़ जमीन खरीद ली, जो पूरी तरह से एक सुनसान रेगिस्तान जैसी जमीन थी, जहां अब ओशो का नया कम्यून बनाया जाना था। I'm here in one of the largest ranches in the Northwest. Today, it's Rajneeshpuram because a prominent Indian guru and his followers bought it. ओशो सबसे पहले अमेरिका में जाकर न्यू जर्सी पहुंचते हैं। वहां उनके अमीर अनुयायी और हॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों ने उनके रहने की व्यवस्थाएं की। ओशो के अपने नए आश्रम पहुंचने से पहले ही उनके फॉलोअर्स ओरेगन के इस बिग मडी रेंज को एक स्मॉल टाउन में बदल चुके थे। लेकिन ओशो इस आश्रम में पहुंचते इससे पहले ही लोकल कम्युनिटी को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। एंटेलोप जो रेंज के सबसे पास वाला शहर था, वहाँ रहने वाले लोगों का कहना था कि ये लोग यहाँ इस सूखी बंजर जमीन पर क्या करने आए हैं। इन्होंने गवर्नमेंट को बताया है कि ये यहाँ पर खेती करेंगे, लेकिन इस बंजर जमीन में कोई खेती कैसे कर सकता है। कुल मिलाकर ओशो के फॉलोअर्स लोकल लोगों को फूटी आंख नहीं सुहा रहे थे। इसलिए लोकल लोगों ने ओशो के फॉलोअर्स के खिलाफ कई प्रोटेस्ट किए और उन्हें रेंच से बाहर निकालने और उनको जान से मारने की धमकी तक दे डाली। इसलिए शीला को समझ आ गया कि अगर उन्हें इस रेंच में अच्छे से रहना है तो उन्हें कुछ परमानेंट जुगाड़ करना पड़ेगा, ताकि उन्हें ये जगह छोड़कर कहीं और न जाना पड़े। इसलिए शीला का प्लान था इस बंजर जमीन को एक लीगल शहर में बदलना। लेकिन सवाल ये कि ये काम कैसे होता। लीगली अमेरिका में कोई भी अपनी खुद की सिटी बना सकता है, लेकिन इसके लिए 150 अमेरिकन सिटीजन्स की वोटिंग पॉपुलेशन और उसमें से 20% यानी कि 30 लोगों के वोट की एग्रीमेंट होनी चाहिए। चूंकि ओशो के कम्यून में रहने वालों की इससे कई ज्यादा संख्या थी और वे 100% ओशो के वोटर थे, इसलिए इस रेफरेंडम को वे एक तरफा और आसानी से जीत जाते हैं। इस तरह अमेरिका में एक नए शहर का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है रजनीशपुरम। proposal to incorporate Rajneeshpuram conflicts with 1981 के आखिर और 1982 की शुरुआत में ये कम्यून तेजी से डेवलप होता है। इसलिए अब ओशो भी ओरेगन रेंज पहुंचने लगते हैं और धीरे धीरे यहीं पर रहने लगते हैं। इन दिनों ओशो 3 साल के अपने पब्लिक साइलेंस में थे, जिसे उन्होंने भारत में पहले से ही शुरू कर दिया था। इसलिए कम्यून का लगभग पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल शीला और उनके इनर सर्किल के हाथ में आ गया था। अगले कुछ सालों में ये बंजर जमीन एक पूरे फंक्शनल शहर में बदल चुकी थी, जहां पर 7,000 से ज्यादा लोग अब रहने लगे थे। इस शहर में खुद का पुलिस स्टेशन, फायर डिपार्टमेंट, टाउन हॉल, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पोस्ट ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सीवेज प्लांट और अपना खुद का जिप कोड 97,741 था। सबसे इंप्रेसिव बात, यहाँ पर 4,000 फीट लंबी एक एयर स्ट्रिप भी बनाई गई, जहाँ से ओशो की पर्सनल एयरलाइन एयर रजनीश उड़ा करती थी। ओशो की फ्लीट में एक मिलिट्री ग्रेड का हेलीकॉप्टर और कई एयरलाइनर और एयरक्राफ्ट शामिल थे, जो ओशो के पर्सनल ट्रांसपोर्ट और नए फॉलोअर्स को लाने, ले जाने और सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होते थे। ओशो के अमेरिका में बसने के बाद अब अमेरिका के भी वेल्थी लोग भी ओशो के पास आने लगे। बहुत से फॉलोअर्स ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर ओशो को दान कर दी और उनके आश्रम में रहने लग जाते हैं। ओशो के अमीर फॉलोअर्स भी ओशो पर गिफ्ट्स की बौछार कर देते हैं। आमतौर पर ये गिफ्ट्स महंगी कार जैसे कि रोल्स रॉयस गाड़ियां, रोलेक्स की घड़ियां और ज्वेलरी होती थी। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस थी, जिसकी वजह से ओशो कई बार कंट्रोवर्सीज में भी घिरे रहते थे।
ओशो के अमीर फॉलोअर्स के इस ग्रुप को हॉलीवुड क्राउड कहा जाता था। ओशो भी अपना मोस्टली समय इन्हीं लोगों के साथ बिताया करते थे। दावा किया जाता है कि इन्हीं लोगों के साथ रहकर ओशो को ड्रग्स की लत लग जाती है। पहला इवेंट 1983 में होता है जब ओरेगन शहर में मौजूद ओशो के होटल रजनीश में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट अमेरिकी सिटीजन स्टीवन पास्टर ने किया था, जो पाकिस्तान बेस्ड इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप जमात उल फुकरा का टेररिस्ट था। ये ग्रुप लंबे टाइम से ऐसे टारगेट को निशाना बनाने की सोच रहा था जो इंडियन रिलीजन से जुड़े हुए हों, इसलिए ओशो उनको बेस्ट टारगेट लगते हैं। हालांकि इस धमाके में किसी को चोट नहीं आती, लेकिन इससे ओशो का लगभग $2 लाख का नुकसान हो जाता है। इन्हीं दिनों एक दूसरा इवेंट होता है, हम इसे इवेंट भी कह सकते हैं या फिर वहम भी कह सकते हैं। दरअसल इसमें शीला को ऐसा लगने लगा था कि अमेरिकन सीक्रेट एजेंसीज जैसे कि CIA और FBI उनके लोगों पर नजर रख रही हैं। वो कम्यून के लोगों को कभी भी उठा सकती हैं और उनको हार्म पहुंचा सकती हैं, स्पेशली ओशो को। इसलिए शीला फैसला लेती हैं कि वो अपनी खुद की एक आर्म्ड सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगी। शीला का मानना था कि अगर कोई उनके एक आदमी को मारेगा तो वो पलटकर 15 को मारेंगी। They touch any of our people, I'll have one of our person, I will have 15 of their heads. कुल मिलाकर शीला ने कुछ ही सालों में रजनीशपुरम शहर को एक मिनी कंट्री बना दिया, जिसमें वो सब था जो एक देश को चलाने के लिए चाहिए होता है। अब रजनीशपुरम की लीडरशिप चाहती थी कि काउंटी लेवल पर भी उनकी पॉलिटिकल पावर बढ़े, ताकि लैंड यूज लॉज और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस पर उनका असर हो सके। इसलिए अब शीला ने सोचा कि उन्हें 1984 में होने वाले काउंटी इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। अमेरिका के काउंटी इलेक्शन एक तरह से भारत के जिला पंचायत इलेक्शन की तरह होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि काउंटी इलेक्शन जीतने के लिए रजनीशपुरम के लोगों के पास बड़े नंबर्स में अमेरिकन वोटर्स होने चाहिए थे, ताकि वे वास्को काउंटी पर कब्जा कर सकें, जिसमें रजनीशपुरम आता था। There was a county elections. Bhagwan said we should have representation. We need more American voting population. शुरुआत में रजनीशपुरम कम्यून के लोगों ने कई रैलीज की, जिनमें उन्होंने काउंटी के लोगों से वायदा किया कि अगर वे इलेक्शन जीत जाते हैं तो इस जगह को अमेरिका का पहला शहर बना देंगे जो क्राइम फ्री और ड्रग फ्री और वायलेंस फ्री होगा। Let us continue to have crime-free, drug-free, violent-free first city in the United States of America. लेकिन यहाँ शीला एक पैतरा अपनाती हैं और अपने वोटर्स के नंबर्स बढ़ाने के लिए रजनीशपुरम के फॉलोअर्स की आपस में फेक मैरिज कराती हैं, यानी नॉन अमेरिकन फॉलोअर्स की अमेरिकन सिटीजन्स के लिए अमेरिकी फॉलोअर्स से शादी कराई गई, ताकि शादी के बेसिस पर वे अमेरिकन सिटीजन बन जाएं और वोटिंग के लिए एलिजिबल हो सकें। लेकिन इन फेक मैरिजेस के बाद भी वोटर्स के नंबर्स उतने नहीं बढ़े जितने उन्हें काउंटी इलेक्शन जीतने के लिए चाहिए थे। अब शीला ने दूसरा पैतरा अपनाया और होमलेस लोगों को अमेरिका के अलग अलग शहरों से बसों में लाकर ओरेगन में बसाना शुरू कर दिया। इस कार्यक्रम को शेयर ए होम कहा गया। इस तरह करीब 4300 होमलेस लोगों को रजनीशपुरम में बसा दिया जाता है। ओशो के कम्यून ने दावा किया कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम है, लेकिन शीला का ये प्लान भी बैकफायर कर जाता है, क्योंकि इलेक्शन टीम ने इन होमलेस लोगों को फ्रॉड बताकर इनके रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर दिया। इन होमलेस लोगों में ज्यादातर ड्रगी थे, इसलिए इन्होंने अब कम्यून में हंगामा मचाना शुरू कर दिया। इसलिए कुछ दिनों के बाद ही इन सभी को अब वापस वहीं छोड़ दिया जाता है जहां से इनको लाया गया था। लेकिन फेक मैरिजेस और होमलेस लोगों को वोटर बनाने के इन प्रयासों से रजनीशपुरम अब अमेरिकी अथॉरिटीज की स्क्रूटनी में आ जाता है, और यही कारण है कि ओशो के वीजा का मामला भी अब अथॉरिटीज की नजर में आ जाता है। शुरुआत में ओशो 6 महीने के मेडिकल वीजा पर अमेरिका आए थे, लेकिन बाद में उनकी लीगल टीम ओशो के स्टे को लगातार एक्सटेंड करवाती रही। उस समय रजनीशपुरम के पास बहुत पैसा था और एक बड़ी लीगल टीम थी और बड़े बड़े लोग ओशो के फॉलोअर्स थे, इसलिए वे इमिग्रेशन सिस्टम के लूप होल्स का इस्तेमाल करके ओशो को लंबे समय तक अमेरिका में रोकने में सफल रहे। लेकिन अब ओशो आश्रम में हो रही फेक मैरिजेस के मामले के बाद अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की स्क्रूटनी में ओशो आ जाते हैं, इसलिए ओशो को अब अमेरिका में लंबे समय तक रखना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। इसी बीच एक ऐसी घटना होती है जो ओशो और उनके आश्रम के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित होती है। दरअसल सितंबर 1984 में डेल्स शहर में अचानक सैकड़ों लोग बीमार पड़ जाते हैं। इन लोगों में तेज बुखार, उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। इस घटना में करीब 751 लोग बीमार पड़ते हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि इन लोगों ने कुछ रेस्टोरेंट से खाना खाया था और कई सैलेड बार्स में साल्मोनेला बैक्टीरिया मिला हुआ था। शुरुआत में अमेरिकन अथॉरिटीज को लगा कि ये मामला फूड कंटेमिनेशन का होगा, लेकिन आगे चलकर ये मामला ओशो आश्रम को बदनाम करने में सबसे आगे रहता है, जिसके
बात हम आगे करेंगे। इधर नवंबर 1984 में हुए काउंटी इलेक्शन में रजनीशपुरम के लोग हार जाते हैं, इसलिए ओशो और बाकी नॉन अमेरिकन फॉलोअर्स के लिए अब अमेरिका में रुकना और मुश्किल हो जाता है। इस वक्त तक रजनीशपुरम में शीला ने एक हायरार्की क्रिएट कर ली थी। सिर्फ उन्हीं लोगों को शीला ने बड़ी पोजीशंस पर रखा जो बिना सवाल किए उनकी बात मान सकते थे। If they're not aware of my determination, I think they're stupid, they're unintelligent. रजनीशपुरम का असली कंट्रोल अब शीला के पास ही था। शीला को ओशो को लेकर एक पैरानॉय था। वे हमेशा चाहती थी कि वे ही ओशो के सबसे करीब रहें, ओशो को किसी तरह की परेशानी भी ना हो। इसके लिए शीला ने अपने जासूस भी कम्यून में लगाए हुए थे जो सारी एक्टिविटीज को क्लोजली मॉनिटर करते थे। इसके लिए आश्रम में इलीगल वायर टेपिंग भी करवाई जाने लगती है। Sheila had installed surveillance devices everywhere in the commune. Every payphone in the town was tapped, and almost every building. तभी शीला को कॉल टैपिंग से मालूम चलता है कि ओशो अपनी इच्छा से मरने का प्लान बना रहे हैं, जिसमें उनका साथ ओशो के पर्सनल डॉक्टर देवराज दे रहे हैं। शीला फोन पर सुनती है कि ओशो डॉक्टर से वो तरीका जानना चाह रहे हैं जिससे बिना दर्द के मौत हो सके। इसके बाद देवराज उनको वो तरीके भी बताते हैं। एक कॉल पर डॉक्टर ने ओशो से कहा कि दवा आ चुकी है। इस पर ओशो ने कहा कि ठीक है, मैं 6 जुलाई को अपना शरीर छोड़ूंगा। ये बात सुनकर शीला के पैरों तले जमीन निकल जाती है। शीला ने अपने ट्रस्टवर्दी लोगों की मीटिंग बुलाई और उन्हें बताया कि कैसे ओशो को मारने की प्लानिंग हो रही है। शीला बताती है कि अगर उन्होंने देवराज यानी ओशो के डॉक्टर को नहीं मारा तब ओशो मारे जाएंगे, लेकिन सवाल ये था कि देवराज को कैसे मारा जाए और कौन मारने जाएगा। तब माँ शांति भद्रा इस काम के लिए राजी हो जाती हैं। यहाँ ये भी कहा जाता है कि असल में शीला देवराज से जलती थी क्योंकि वे ओशो के बेहद करीबी थे और पावर पोजीशन में भी शीला से बड़े थे। वे लंबे समय तक ओशो की मेडिकल केयर संभाल रहे थे। इसी वजह से कम्यून में उनका इन्फ्लुएंस काफी बड़ा माना जाता था जो शीला को पसंद नहीं था। यहाँ ये बताना जरूरी है कि इन कॉन्वर्जेशंस की पूरी वेरीफाइड रिकॉर्डिंग्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं हैं। डॉक्टर देवराज की मदद से ओशो खुद को मारना चाहते थे। ये नैरेटिव शीला कैंप की टेस्टिमनी से आता है। फेडरल इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार 6 मई 1985 के दिन जब कम्यून में पार्टी चल रही थी तब मां शांति भद्रा देवराज के पास जाकर उनको भारी डोज वाला एड्रेलिन का इंजेक्शन लगा देती हैं, लेकिन देवराज बच जाते हैं। इसके पीछे कहा जाता है कि शायद इंजेक्शन पूरी तरह से सही तरीके से ब्लड स्ट्रीम में नहीं गया था या क्वालिटी इतनी नहीं थी कि तुरंत मौत हो जाए, इसलिए डॉक्टर देवराज समय रहते ही मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाने के कारण बच जाते हैं। लेकिन ये बात शीला को भी मालूम थी कि अगर अब वो कम्यून में और कुछ देर रुकती हैं तो जल्द ही वे पकड़ी जा सकती हैं, इसलिए शीला और उनका ग्रुप कम्यून छोड़कर जर्मनी भाग जाता है। जब ये बात ओशो को मालूम चलती है तब वे बेहद गुस्सा होते हैं। उनको मालूम था कि अगर अभी उन्होंने खुद से आकर सबके सामने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया तो शीला के चक्कर में उन्हें भी लपेटा जा सकता है। इसलिए 16 सितंबर 1985 को ओशो खुद पब्लिकली आकर शीला पर गंभीर आरोप लगाते हैं। I can also say to you that she killed her own husband too. ओशो ने आरोप लगाया कि कैसे उनके नाम से शीला ने कई गलत काम किए, जैसे ओशो के नाम पर धर्म बनाना, उनके नाम पर हथियार रखना, ओशो के नाम से काउंटी इलेक्शन लड़ना, ओशो के निजी डॉक्टर देवराज और उनके केयरटेकर को मारने की कोशिश करना। And why it happened, I was unavailable to the commune. I was silent. I did not want to be interfered. शीला के बारे में ये सब बोलकर ओशो अपने फॉलोअर से पब्लिकली ये कहकर चले जाते हैं कि ना मैं तुम्हारा लीडर हूँ न तुम मेरे फॉलोअर्स हो। यहाँ से अमेरिका में ओशो के एम्पायर का पतन होना शुरू हो जाता है। अब अमेरिकी एजेंसीज ने भी रजनीशपुरम में बड़े लेवल पर रेड मारनी शुरू कर दी। फेडरल इन्वेस्टिगेटर्स, FBI और ओरेगन ऑफिशियल्स को कम्यून की मेडिकल लैब में साल्मोनेला कल्चर्स, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स और बैक्टीरिया सैंपल्स मिलते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ने इन लैब सैंपल्स को डेल्स के फूड कंटेमिनेशन वाले सैंपल से कंपेयर किया और ये दोनों ही सैंपल्स आपस में मैच कर जाते हैं। यहीं से ऑफिशियली ये कंक्लूजन बना कि डेल्स में जो लोग मास लेवल पर बीमार हुए थे वो एक्सीडेंटल नहीं था बल्कि डेलिब्रेट कंटेमिनेशन था, लोगों को बीमार करने के लिए ताकि लोग काउंटी इलेक्शन में वोट डालने ना जा पाएं और ओशो के लोग इलेक्शन जीत जाएं। अमेरिकी जांच एजेंसियों के अनुसार रजनीशपुरम कम्यून की मेडिकल लैब में साल्मोनेला बैक्टीरिया पर प्रयोग किए गए थे। इस बैक्टीरिया को डेल्स के अलग अलग रेस्टोरेंट्स के फूड आइटम्स पर फैलाया गया था। अमेरिकी एजेंसीज ने इस कॉन्स्पिरेसी के लिए मां आनंद शीला और मां आनंद पूजा को मेन एक्यूज्ड बनाया। इनमें से मां आनंद पूजा ओशो कम्यून की मेडिकल फैसिलिटी से जुड़ी हुई थी और एक ट्रेंड नर्स थी। Inside the Rajneeshi commune, investigators found evidence connecting the group to the mass salmonella poisonings, and they discovered other bizarre activities.
आश्रम में पड़ रही इन रेड्स के बीच अब ओशो भी अमेरिका से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। इसके लिए 28 अक्टूबर 1985 की शाम 5:30 बजे रजनीशपुरम रेंच पर एक प्लेन बुलाया जाता है जो ओशो को लेकर चला जाता है। दरअसल ओशो अमेरिका से भागकर बरमूडा जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन बरमूडा जाने से पहले उन्हें अपने प्लेन को रिफ्यूल करवाना था और ये बात पुलिस को पहले से ही मालूम थी। अमेरिकी पुलिस को अंदाजा था कि ओशो अपने प्लेन की रिफ्यूलिंग करवाने के लिए चार्लोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करवाएंगे और हुआ भी ऐसा ही। When the two Lear jets carrying him and 6 disciples landed in Charlotte, customs men and marshals were waiting with guns drawn. जब ओशो का प्लेन लैंड किया तभी अमेरिकी पुलिस ने ओशो को अरेस्ट कर लिया। But in the space of a day, the Guru's diamond watches have been replaced by steel manacles. His tailored robe switched for prison fatigues. ओशो के प्लेन से पुलिस को $58,000 कैश, कुछ गन्स, 35 लग्जरी वॉचेज और कुछ ब्रेसलेट मिलते हैं जिनकी वैल्यू करीब $1 मिलियन के बराबर थी। ओशो के पकड़े जाने के बाद उन पर और उनके फॉलोअर्स पर फेडरल ग्रैंड जूरी की तरफ से फेक मैरिजेस, इलीगल इमिग्रेशन और दंगे भड़काने जैसे आरोप लगाए जाते हैं। The Bhagwan is in jail in North Carolina and Sheila is in jail in West Germany. शुरुआती दिनों में ओशो को 12 दिन में अलग अलग अमेरिकन जेलों में रखा जाता है ताकि उनके फॉलोअर्स किसी भी तरह का हंगामा खड़ा ना कर सकें। यहाँ अमेरिकन अथॉरिटीज किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी और ओशो को किसी भी तरह का स्पेस अपने यहाँ पर नहीं देना चाहती थी, भले ही वो जेल में क्यों ना हो। अमेरिका बस जल्दी से जल्दी ओशो को यहाँ से बाहर निकालना चाहता था, इसलिए ओशो को $4 लाख के फाइन और अमेरिका छोड़ने की सहमति से रिलीज कर दिया जाता है। अब ओशो अमेरिकी अटॉर्नी जनरल की परमिशन से ही अमेरिका वापस आ सकते थे। अमेरिका छोड़ने के बाद ओशो ने दर्जन भर देशों में शरण मांगी, लेकिन सभी देशों ने ओशो को अपने यहाँ पर रखने से इनकार कर दिया। अमेरिका से निकलने के बाद ओशो नेपाल जाते हैं और अगले 2 महीने तक वहाँ पर रोज दिन में 2 बार अपने सेशंस देते हैं। ओशो के मुताबिक नेपाल के राजा उन्हें बहुत पसंद करते थे और ओशो की बुक्स में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। नेपाल के प्रधानमंत्री भी ओशो में इंटरेस्टेड थे, लेकिन एक दिन खुद नेपाल के प्रधानमंत्री ओशो से मिलने के लिए आते हैं और उन्हें कहते हैं कि कैसे ओशो के नेपाल में रहने से उनके देश को खतरा है, उनके देश पर कितना प्रेशर है। इसके साथ ही नेपाली सरकार ने ओशो के विजिटर्स और सबसे करीबी लोगों के लिए भी वीजा देने से इनकार कर दिया, इसलिए ओशो ने नेपाल छोड़ दिया। इसके बाद ओशो यहाँ से 30 दिन के टूरिस्ट वीजा पर ग्रीस चले जाते हैं, लेकिन यहाँ भी 18वें दिन ही ग्रीस की पुलिस ओशो के घर का दरवाजा तोड़ते हुए उनको अरेस्ट कर लेती है और उनको डिपोर्ट कर देती है। A tourist for me. I have not committed any crime. अगले 2 हफ्तों में ओशो यूरोप समेत 17 देशों में जाते हैं और उन देशों से अपने लिए रहने के लिए अनुमति मांगते हैं, लेकिन इनमें से सभी देशों ने या तो उन्हें विजिटर वीजा देने से इनकार कर दिया या जैसे ही वो वहां पर पहुंचे उनका वीजा रद्द करके उन्हें निकाल दिया गया। कुछ देशों ने ओशो के प्लान को लैंडिंग करने तक की भी अनुमति नहीं दी। इसके बाद ओशो उरुग्वे जाते हैं, लेकिन ओशो को उरुग्वे छोड़ने का भी आदेश दे दिया जाता है। इसके बाद आखिरी में ओशो जमैका और पुर्तगाल जाते हैं, लेकिन वहां से भी उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है। कुल मिलाकर ओशो को 21 डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने या तो एंट्री देने से मना कर दिया या पहुंचने के बाद डिपोर्ट कर दिया। इन दी एंड 29 जुलाई 1986 को ओशो मुंबई यानी कि भारत वापस लौट आते हैं। इधर अमेरिकन अथॉरिटीज ने मासिला और उनके ग्रुप को अक्टूबर 1985 में वेस्ट जर्मनी से अरेस्ट करके अमेरिका बुलवा लिया। इन लोगों पर इमिग्रेशन फ्रॉड और अटेम्प्टेड मर्डर के आरोप लगते हैं। साथ ही 2 काउंटी अधिकारियों को जहर देने और रेस्टोरेंट में बायो अटैक करने जैसे क्राइम्स के लिए केस चलाया जाता है। Anand Sheila, who still commands unshaken loyalty from this group, and 2 others were arrested on charges of attempted murder. They were taken here to a small jail on the Swiss border to await extradition proceedings. यहाँ बताना जरूरी है कि शीला का साल्मोनेला अटैक उस टाइम पर अमेरिका में पहला कंफर्म्ड केमिकल टेररिज्म अटैक माना जाता है, जिसके लिए आगे शीला को 20 साल की सजा होती है। उन पर $4,70,000 का फाइन भी लगाया जाता है, लेकिन जेल में शीला के अच्छे बिहेवियर को देखते हुए उन्हें केवल 4.5 साल बाद ही रिहा कर दिया जाता है। तब से शीला स्विट्जरलैंड में रह रही हैं और वहाँ बूढ़े लोगों के लिए एक नर्सिंग होम चलाती हैं। I didn't go because I want to learn meditation. I didn't go because I wanted to be spiritual. I fell in love with it.
उधर ओशो के अमेरिका छोड़ने के बाद ओरेगन में मौजूद उनके फॉलोअर्स भी बिखर जाते हैं और रजनीशपुरम पूरी तरह से खाली हो जाता है। 1987 में रजनीशपुरम की जमीन पर लिटिगेशन खत्म हो जाता है और इस बंजर पड़ी जमीन को, जहां कभी हजारों फॉलोअर्स रहा करते थे, उसे $4.5 मिलियन में कनेक्टिकट जनरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को नीलाम कर दिया जाता है। इधर ओशो के इंडिया वापस लौटने के बाद उन्होंने फिर से पुणे आश्रम को रेनोवेट करवाया। कुछ समय में ही ओशो का पुणे आश्रम अपने पुराने रूटीन पर लौट आता है। सितंबर 1989 में ओशो अपने नाम को भगवान रजनीश से ओशो रजनीश कर लेते हैं। यही वो टाइम था जब ओशो को रजनीश नाम की बजाय ओशो के नाम से रीब्रांड किया जाने लगता है, ताकि उनके नाम से जुड़ी नेगेटिव ब्रांडिंग को हटाया जा सके। हालांकि अब ओशो की तबीयत सही नहीं रहती थी, जिस वजह से उन्होंने उन मेडिटेशन सेशंस को भी बंद कर दिया जिन्हें वे लीड किया करते थे। ओशो का कहना था कि जब वे अमेरिकन जेल में मौजूद थे तब उनको अमेरिकन अथॉरिटीज की तरफ से स्लो पॉइजन दिया जाता था, जिसकी वजह से आज उनकी तबीयत खराब है। लेकिन ओशो के करीबी लोगों का कहना था कि ओशो का ये हाल ड्रग्स की वजह से हुआ था, क्योंकि वे अपने आखिरी सालों में ड्रग एडिक्ट हो चुके थे। इसी बीच 19 फरवरी 1990 के दिन कथित हार्ट फेलियर की वजह से ओशो की मौत हो जाती है। इस वक्त ओशो की उम्र मात्र 58 साल थी। Live as intensively as possible, and the very taste of life will give you the clue why death is not to be feared. ओशो पर बनाई सीरीज के पहले एपिसोड में हमने उनके जन्म से लेकर उनके बाबा बनने तक की कहानी कही थी कि कैसे ओशो एक प्रोफेसर से सन्यासी बनते हैं और मुंबई और पुणे में आश्रम बनाकर रहने लगते हैं। हमारे इस दूसरे एपिसोड में हमने पुणे से अमेरिका जाने और अमेरिका से लौटने की कहानी ओशो की बताई है। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगी बहुत ही रहस्य भरी ज़िंदगी रही है ओशो जी की, और मतलब मुझे भी ऐसे लग रहा था मैं कोई मूवी देख रही हूँ। जिस तरह के इवेंट्स बीच में हो रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, मतलब ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, उनको मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए या एंटर करना चाहिए। यार समटाइम्स ना, सही बात है, जब आप इस तरह की किसी की ज़िंदगी पर जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो आप ये सोचते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो क्या कुछ कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और पता नहीं, पता होता है, समटाइम्स नहीं भी पता होता, लेकिन जैसे जो है कॉल टैपिंग जो है वो की जा रही थी, फिर उसके बाद जिस तरह जो है पूरा शहर एक बसाया गया, जिस तरह वहाँ पे वोटिंग जो है शहर बसाने के लिए की गई, तो वाकई में आप एक बार चकराते ज़रूर हैं चीज़ों को सोच करना कि भाई, हालांकि वो 80s का ज़माना था, अगर आज के टाइम से देखा जाए तो हम आज के टाइम को काफ़ी ज़्यादा एडवांस कहते हैं, तो उस ज़माने में वो जो है इतनी एडवांस चीज़ें जो है वो यूज़ जो है वो कर रहे थे। और इंडिया से निकल कर भाई यूएस जाना और फिर पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट जो है वो घूमना, ठीक है, बेशक वो आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, बेशक आप जो है वो वहाँ पर जो है वो रहने के लिए जा रहे हैं, और उसके कुछ अरसे बाद आपको वहाँ से वापस जाने के लिए जो है वो कह दिया जाता है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस रहती हैं। बिल्कुल। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना मत भूलना।